हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एरर फाइंडिंग का तीसरा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे एडजेक्टिव्स और प्रीपोजिशन, विशेषण और अव्यय। बेसिक लेवल रहेगा, बिल्कुल ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं आप। तो इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इन द बिलो मेंशन्ड सेंटेंसेस फाइंड आउट विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव एंड विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज। ये दिए गए सेंटेंसेस में से ये फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, यानी विशेषण कौन सा है और किस टाइप का है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। आपके पास विशेषण के ऊपर जितना नॉलेज है उसके बेसिस पे पहले आप इसको बनाइए। अगर कहीं त्रुटि हो गई है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुआ है, तो आप मेरे आंसर को देख के सीख सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। जो पहला सेंटेंस है, अ सोल्जर वाज स्टैंडिंग विथ हिज गन। एक सोल्जर अपने बंदूक के साथ खड़ा था। तो यहाँ पे जो हिज, ये जो वर्ड, ये नॉर्मली होता है प्रोनाउन। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि डिफरेंस क्या है दोनों में। प्रोनाउन के बारे में आपने जैसा कि पढ़ाई है, तो वो नाउन के जगह पे आता है, जबकि एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आता है। ये सबसे बड़ा एक मेजर फर्क, सबसे बड़ा फर्क प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पे आ जाता है, जबकि एडजेक्टिव नाउन के पहले है और अपना एक रोल प्ले करेगा। इस सेंटेंस में इज जो है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अधिकारवाचक विशेषण। ये अधिकार जतलाता है। इज, हर, इस तरह के एडजेक्टिव्स नाउन के ठीक पहले आएंगे, नाउन को रिप्लेस नहीं करेंगे प्रोनाउन की, नाउन के जगह पर नहीं आएंगे। प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, ये नाउन के पहले आएंगे। नाउन अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा। ये नाउन के पहले आएंगे और नाउन के साथ एक रिलेशन बताएंगे, एक तरह का अधिकार वाला रिलेशन, एक स्वामित्व वाला रिलेशन रिलेशन एक मालिकाना हक वाला रिलेशन। यहाँ पे जो स्वामित्व है, जो मालिकाना हक है इस गन का, वो इस सोल्जर के पास, इस सोल्जर का गन। A soldier was standing with his gun. एक सोल्जर अपनी बंदूक के साथ खड़ा था, किसी और की बंदूक के साथ नहीं, अपनी खुद की बंदूक के साथ। तो इस तरह का जहाँ पे एक रिलेशन दिखाता हो, एक मालिकाना हक दिखाता हो, पोजेशन दिखाता हो। पोजेशन से बना है पोजेसिव। पोजेशन का मतलब ही होता है एक स्वामित्व वाला हक, किसी चीज का होना, उस व्यक्ति का, कोई चीज उस व्यक्ति का है, ऐसा रिलेशन। Which topics are important for the बिहार एसएससी एग्जाम। यहाँ पे which जो है वो एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, एक प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण है जो एक प्रश्न पूछ रहा है। Which topics are important for the बिहार एसएससी एग्जाम। बिहार एसएससी एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ जो which ये वर्ड है, नाउन के पहले आया है। टॉपिक एक नाउन है, इस ऐसे शब्द जो किसी तरह का क्वेश्चन पूछें और एक नाउन के पहले आए, उस नाउन के बारे में पूछें, तो वो एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, प्रश्नवाचक विशेषण। विशेषण अगर आपको पता होगा, वो शब्द होते हैं जो एक नाउन के पहले आते हैं और उस नाउन से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होगा, या तो अधिकार होगा या प्रश्न होगा। और आगे हम लोग और देखेंगे और किस किस तरह का, तो आपको विशेषण का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि विशेषण किस तरह के शब्दों को कहते हैं। दिए गए सेंटेंस में से हम पहचानेंगे कैसे कि ये विशेषण है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन।
थर्ड सेंटेंस है दैट रेस्टोरेंट इज नाइस। अब यहाँ जो ये वर्ड है दैट, ये इशारा कर रहा है, एक संकेत दे रहा है किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की तरफ कि वो रेस्टोरेंट अच्छा है। दैट रेस्टोरेंट इज नाइस, नाइस मतलब अच्छा। तो इसीलिए ये जो दैट आया है इस नाउन के पहले, रेस्टोरेंट एक नाउन है, इस नाउन के पहले ये जो वर्ड आया है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो नाउन के पहले आए और उस नाउन से रिलेटेड ही कुछ संकेत दें। नेक्स्ट है सम पीपल वर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट। कुछ लोग सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं। ये जो सम है ये आया है, कॉमन नाउन है पीपल, उसके पहले, और इसी कॉमन नाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ बता रहा है। विशेषण किसी भी तरह का हो, एडजेक्टिव किसी भी तरह का हो, वो उस नाउन से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बताएगा, उस नाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ बताएगा। पहले 3 सेंटेंसेस में हमने देखा कि यहाँ पे एक अधिकार का बोध करा रहा है ये एडजेक्टिव, सेकंड वाले में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड वाले में एक संकेत दे रहा है किसी चीज के तरफ, चौथे में है कि उस नाउन के बारे में एक तरह का मात्रा बता रहा है। सम पीपल वर फाइटिंग, कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। तो इसीलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये वर्ड जो है सम, एक मात्रात्मक विशेषण, मात्रा बता रहा है कि कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। यही अगर होता अ लॉट ऑफ पीपल वर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट, अ लॉट ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत सारे। अ लॉट ऑफ पीपल वर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट, बहुत सारे लोग सड़क पर झगड़ा कर रहे थे। तो उसका मतलब भी वहाँ पे अ लॉट ऑफ जो होता है वो एक एडजेक्टिव ही होता है, वो तीनों अल्फा, तीनों वर्ड्स मिला के एक तरह का कंपाउंड एडजेक्टिव कह सकते हैं। जब एक से ज़्यादा शब्द, दो या दो से तीन, एक से ज़्यादा शब्द हो, वो आपस में मिलकर अगर एक सिंगल मतलब बता रहे हैं तो वो एक कंपाउंड वर्ड हो जाता है। अब वो कंपाउंड नाउन भी हो सकता है, कंपाउंड नाउन भी हो सकता है, कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड वर्ब, कंपाउंड एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सम जो है एक सिंगल वर्ड है, ये अकेले ही एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मात्रात्मक विशेषण। नेक्स्ट है अ ब्यूटीफुल वुमन वाज डांसिंग। खूबसूरत लेडी, एक खूबसूरत स्त्री डांस कर रही। अब यहाँ पे जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये एक कॉमन नाउन है वुमन, इसके पहले है, और इस नाउन के बारे में बता रहा है कि वह खूबसूरत है, वो लेडी, और वो डांस डांस करती है। तो इसीलिए ये एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा, एक वर्णनात्मक विशेषण, यानी किसी नाउन का वो वर्णन कर रहा हो। जिस भी नाउन के पहले आएगा वो उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ किसी तरह का वर्णन कर रहा होगा। शेप, साइज, कलर, खूबसूरत है, बदसूरत है, जो भी है, लंबा है, ऊंचा है, तो उस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे, ब्यूटीफुल, टॉल, शॉर्ट, फैट, स्लिम, थिन, ये सब सारे वर्णात्मक विशेषण होंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ही बॉट 3 eggs एट द सुपरमार्केट। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है 3, ये एग्स के पहले आ रहा है, अगेन एक कॉमन नाउन है। ही बॉट 3 eggs एट द सुपरमार्केट, उसने सुपरमार्केट में 3 अंडे खरीदे। सुपरमार्केट एक तरह का बड़ा सा इनक्लोज्ड एरिया होता है, एक 4 दीवारों के अंदर का एरिया होता है, बहुत बड़ा सा, जिसमें हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। ये खुले बाजार की तरह नहीं होता है, बंद बाजार, हर तरफ से कमरे होंगे। खैर, तो उसने सुपरमार्केट से 3 अंडे लिए। अब यहाँ पे ये जो नाउन है एग, इसके पहले आया है ये वर्ड 3, और ये एक संख्या बता रहा है, एक तरह का गणना बता रहा है। तो इसलिए हम उसे संख्यात्मक विशेषण या गणनात्मक विशेषण भी कहते हैं।
गणनात्मक विशेषण एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर एक संख्यात्मक विशेषण आएगा, फिर आगे देखेंगे हम एक क्रमवाचक विशेषण आएगा। कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, दो तरह के एडजेक्टिव्स आएंगे, दोनों न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर। तो कार्डिनल एडजेक्टिव यानी संख्यात्मक विशेषण में संख्या बताएंगे, 1 2 3, ये इस तरह से संख्या बताएगा वो वर्ड। जबकि यहाँ पे देखिए, द 11th बैट्समैन हैज द मोस्ट स्ट्रेस ऑफ मेकिंग रन्स। 11वें खिलाड़ी के ऊपर, 11वें खिलाड़ी के ऊपर रन बनाने के सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये जो वर्ड आया है 11th, ये बैट्समैन जो कॉमन नाउन है इसके पहले आया है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। और ये क्रम बता रहा है, क्रमवाचक विशेषण है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, इस तरह से ये क्रम बताता है कि कौन सा व्यक्ति या कोई भी चीज किस क्रम में है। यही सेंटेंस अगर कुछ ऐसा होता है कि द फर्स्ट बैट्समैन हैज द मोस्ट स्ट्रेस ऑफ मेकिंग रन, जो सबसे पहला खिलाड़ी होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है रन बनाने। दोनों बात उतना ही सही है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से है। तो यहाँ पे इस तरह का वर्ड जो एक तरह का क्रम बताए, उसे हम क्रमवाचक विशेषण कैटेगरी में रखते हैं। इंग्लिश में ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, जो संख्या बताए कितनी, कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, वो कार्डिनल एडजेक्टिव, संख्यात्मक विशेषण। क्योंकि ये दोनों ही विशेषण नंबर से रिलेटेड है, तो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी गणनात्मक विशेषण वाली कैटेगरी के अंदर में ही आएंगे ये दोनों तरह के एडजेक्टिव्स। इसके बाद एक है ईच स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। तो ये जो स्टूडेंट है अगेन एक कॉमन नाउन है, इसके पहले ये वर्ड आया है ईच। ईच स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी को असाइनमेंट कंप्लीट करना है। असाइनमेंट यानी एक तरह का होमवर्क होता है, ये कंप्लीट करना है। तो इस तरह के वर्ड्स जो नाउन को एक ग्रुप में से एक एक अलग अलग कर दें, उस तरह के विशेषणों को वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। वितरण करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो कोई शब्द अगर एक ग्रुप में से भी अलग अलग बांट सके किसी चीज को, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी वितरणवाचक विशेषण कहते हैं उसे। ईच, एवरी, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, वितरणवाचक विशेषण। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। सभी स्टूडेंट्स को, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो वो एवरी जो वर्ड है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव असाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, वितरणवाचक विशेषण। तो इस तरह से हमने ये सारे एडजेक्टिव्स यहाँ पे देख लिए। अब चलते हैं प्रीपोजिशंस की तरफ। इन द बिलो मेंशन्ड सेंटेंसेस फाइंड आउट व्हिच वर्ड इज अ प्रीपोजिशन एंड व्हाट टाइप। सेम एक्सरसाइज है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है और किस तरह का है वो फाइंड आउट करना है। चलिए आइए आंसर्स के साथ देखते हैं इसको। उसके पहले आप कोशिश कीजिए जो भी आपका प्रीपोजिशंस पे नॉलेज है उसके बेसिस पे इस एक्सरसाइज को बनाइए पूरी ईमानदारी से। उसके बाद इस आंसर पे आइए। पहला सेंटेंस है अ हाउस ऑन अ हिल। एक पहाड़ी के ऊपर एक घर। तो ये एक तरह का स्थान बता रहा है कि ये घर कहाँ पर है, पहाड़ी के ऊपर है, इसलिए एक स्थान संबंधी अव्यय है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ऐसे वर्ड्स जो ये बताएं कि कोई भी चीज कहाँ पर है। सेकंड है ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा। तो ये बताएगा कि दिशा वाचक अव्यय
दिशा सूचक अव्यय, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इसको बोलेंगे। कोई ऐसा वर्ड जो ये बतलाता हो कि कोई किस तरफ जा रहा है, किस तरफ आ रहा है, इस तरफ से उस तरफ कहीं जा रहा हो, तो ये ऐसे वर्ड्स टुवर्ड्स, अक्रॉस, ये ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाएंगे। ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम विथ ईज, उसने प्रॉब्लम को बड़ी ही सरलता से सुलझा लिया। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर बता रहा है, रीति संबंधी अव्यय। ये बड़ी ही सरलता से सुलझा लेना प्रॉब्लम को, ये बतलाता है कि किस रीति से सॉल्व किया गया। प्रॉब्लम को बड़ी मुश्किलों से सॉल्व किया गया कि बड़ी आसानता से, बड़ी सरलता से। तो इसलिए इसे रीति संबंधी अव्यय कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, किस मैनर में सॉल्व किया गया उस प्रॉब्लम। तो इस तरह के वर्ड्स कहीं मिलेंगे जो ये बतलाएं कि कोई भी काम किस तरीके से हुआ है, किस रीति से हुआ है, किस मैनर में हुआ है, तो वो प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर में आए। ही अराइव्ड एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया। तो जहाँ भी समय का बोध कराए वो समय संबंधी अव्यय या समय सूचक अव्यय भी कह सकते हैं, समय बोधक अव्यय भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। शी इज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, वो ट्रैफिक के कारण लेट हो गई। तो इस तरह से कोई भी वर्ड जो किसी चीज का कारण बताए वो प्रीपोजिशन ऑफ कॉज यानी कारण संबंधी अव्यय हो। सौरभ इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, सौरभ मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है। प्रिसाइडिंग का मतलब होता है अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करने का मतलब होता है उस मीटिंग का सबसे मेन बंदा होना, मीटिंग का हेड होना। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि सौरभ की पोजीशन क्या है उस कंपनी में, उस टीम में। तो इस तरह का वर्ड जो पोजीशन बताए वो स्थानवाचक अव्यय होता है। सो दोनों ही स्थानवाचक अव्यय, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और ये वाला प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान संबंधी अव्यय, दोनों है स्थान संबंधी या स्थानवाचक जो भी कह लीजिए। देखने में भी लगभग एक जैसे ही है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फर्क लेकिन एक है इनमें और वो बहुत बड़ा फर्क है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है स्थान संबंधी अव्यय, ये एग्जैक्टली जगह बताता है कि कोई चीज कहाँ पर रखी हुई है या कहाँ पर है। इस एग्जाम्पल में हाउस ऑन अ हिल, पहाड़ी पर एक घर। सो बेसिकली हमें एग्जैक्टली पता है पहाड़ी के ऊपर एक घर। शी इज एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। ही इज इन द पार्क, वह पार्क में है। द बुक इज ऑन द शेल्फ, किताबें शेल्फ पर रखी हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में आते हैं तो इसमें हमेशा एक तुलनात्मक एक्शन देखने को मिलेगा आपको। हमेशा किसी के तुलना में किसी दूसरे चीज की बात की जाएगी। एग्जाम्पल्स बताता हूं आपको। द लैम्प इज अबव द टेबल, लैम्प जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ टेबल से तुलना की जा रही है। द कार इज बिहाइंड द हाउस, कार घर के पीछे, तो घर से किस पोजीशन पे है कार ये बताया जा रहा है। द चेयर इज नेक्स्ट टू द डेस्क, डेस्क के बगल में चेयर रखी है, तो डेस्क के बगल में। हमेशा यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ना कोई चीज है और उससे कंपैरिजन किया जा रहा है, उससे तुलना की जा रही है कि ये वाली वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, ये दूसरी वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में। अभी के लिए थैंक यू। आप लोग फिर से गो थ्रू कीजिए इस वीडियो को, एक एक टाइप का, किस किस टाइप का प्रीपोजिशन होता है, किस किस टाइप का एडजेक्टिव होता है, ये समझिए। जितना ज़्यादा ये आपको टाइप्स पता होंगे उतने ज़्यादा आप ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे कि अच्छा इस टाइप का और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो उससे होगा यह कि जितने तरह के नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे
उतना आपका वोकैबुलरी बढ़ता जाएगा। वोकैबुलरी का मतलब केवल ये नहीं होता है कि किसी कठिन शब्द का मतलब समझ गए। ये छोटे-छोटे वर्ड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। इज़, व्हिच, दैट, सम, वुड, ट्री, 11th ये सब। इस तरह के अब जैसे 11th पता चला यहाँ, इस तरह से हमें 7th, 8th, 9th, 12th, 40th ये भी पता चला। प्रधानमंत्री मोदी देश के मान लीजिए 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ आवर 15th प्राइम मिनिस्टर। 15th टीएच लगाते हैं इस तरह के केसेस में। जहाँ पे क्रम दिखलाना हो वहाँ पे 4th से स्टार्ट हो जाता है। पहला तो एसटी लगता है फर्स्ट, सेकंड वाले में एनडी लगता है सेकंड, थर्ड वाले में आरडी लगता है, 3 लिखते हैं फिर आरडी लिखते हैं थर्ड, फोर्थ से नंबर 4 उसके बाद टीएच लिखते हैं। वहाँ से फिर आपका टीएच स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे भी सेम प्रोसेस चलेगा। 20th तक आपका टीएच चलता है। फिर 21st से फिर वही 2, 1 और एस टी। 22nd के लिए हम लोग 2, 2 एन डी लिखते हैं। 23rd के लिए 2, 3 आर डी। फिर 24th के लिए 2, 4 टी एच। इस तरह से। तो इस तरह से आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कौन सा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो वहाँ पे ये बहुत जानना काम आएगा कि कौन सा एडजेक्टिव किस कैटेगरी में आता है। आपको जितने भी स्पोकन इंग्लिश वाले क्लासेस हैं उसमें ये सब चीज़ नहीं बताया जाता है। तो स्पोकन इंग्लिश देखिए भाई, वो आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है, लेकिन उस इंटरव्यू के पहले जितने भी रिटन एग्जाम्स होते हैं आपका, के गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या कुछ भी, उसमें आपको ये ग्रामर का नॉलेज ही काम आएगा। आप इसको स्किप करके, इसको मिस करके सोचेंगे कि डायरेक्ट हम स्पोकन इंग्लिश सीख लें और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। स्पोकन आपको सिर्फ लास्ट में काम आएगा, उसके पहले की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे ये ग्रामर ही काम आता है। और ग्रामर का भी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद रखना होगा हमेशा हमेशा के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, साल भर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो जम के एकदम, आपको कभी वो किसी भी तरह का फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा ही। मैथ्स अगर कोई बहुत प्रैक्टिस करता है, तो उसको ये थोड़ी हर बार फॉर्मूला बिठाना है, हर बार याद करना पड़ता है कि अच्छा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। वो ऑटोमेटिकली उसका निकलेगा, हाँ भाई, ए के जगह पे जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, प्लस बी के जगह पे जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, और 2a भी कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो तो फटाफट निकाल लेगा आंसर फॉर्मूला पे। पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देगा। सेकंड या थर्ड स्टेप से शुरू कर देगा। ज़्यादा फास्ट होगा तो थर्ड स्टेप चला जाएगा। तो इस तरह से ग्रामर आपको आपके बेसिक्स को मजबूत कर देता है। इसके बाद डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इस पर। आपको ज़िंदगी भर ग्रामर के रूल्स नहीं फॉलो करना है, याद नहीं रखना है। अभी शुरू में बस याद करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू, अभी के लिए इतना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।